भैरों के कहने पर सुमित्रा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया और सिर्फ हेलो कहा। चंद सेकंड्स वो खामोशी से दूसरी तरफ की आवाज़ सुनती रही, फिर मुझे इशारा किया। वो शक्तिलाल ही की कॉल थी। मेरी आवाज़ सुनते ही वो बोला, तुम खैरियत से घर पहुंच गए गुरु? हाँ, क्या बात है, कोई गड़बड़? मैंने पूछा। दरअसल प्रेम नवास रेस्टोरेंट के करीब गोविंद ने वशिंबर को तुम्हारी कार की पिछली सीट पर छुप कर बैठते हुए देख लिया था। वो बुद्धू खुद कुछ करने की बजाय मुझे इतला देने के लिए भागा चला आया और जब मैं वहां पहुंचा तो तुम्हारी कार वहां से जा चुकी थी। हम तुम्हें और तुम्हारी कार को पूरे शहर में तलाश करते रहे। तकरीबन 1 घंटे बाद पता चला कि पुलिस को नेहरू मार्ग से जरा आगे सड़क किनारे झाड़ियों में वशिंबर की लाश पड़ी हुई मिली थी, जिसे गोलियां मारकर हलाक किया गया था। पुलिस इस इलाके में किसी कार का पीछा भी करती रही थी। एक मौके पर गोविंद ही ने तुम्हारी कार को बड़ी तेजी से एक तरफ जाते हुए देखा था और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी भी तेज रफ्तारी से इसी तरफ गई थी। मैं परेशान हो रहा था। मैंने सोचा मालूम कर लूं, तुम खैरियत से तो घर पहुंच गए हो ना? हाँ, हम खैरियत से पहुंच गए हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा। वशमेर सिंह, इसकी कहानी ख़त्म हो गई। मैंने इसकी बात काट दी। तुम कल दिन में 12 बजे के करीब फ़ोन करना और मैंने जो काम बताया है इस पर ध्यान रखो। इसमें ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो गुरु, हम इसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, शक्ति ने जवाब दिया। ठीक है, मैं कल तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा, मैंने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया और भैरू के करीब आकर बैठ गया। शक्ति के किसी आदमी ने वशिंबर को हमारी कार में छुपते देख लिया था। इन्हें अगरचे वशमेर की लाश की इतला भी मिल चुकी थी, मगर वो मेरे लिए परेशान था। वो तुम्हें गुरु मानता है, इसे तुम्हारी चिंता करनी ही चाहिए, भैरू ने जवाब दिया। इसके होंठों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट थी। हाँ, तो तुम अमृत ठाकरे के बारे में कुछ बता रहे थे, मैंने इसके चेहरे को तकते हुए कहा। अमृत ठाकरे, भैरू के मुंह से एक बार फिर गहरा सांस निकल गया। अमृत ठाकरे की माँ झलवार शहर से कई मील दूर बसमा नामी एक गांव की रहने वाली थी। इसका बाप नीच जाति का था, माझी, लोगों के घरों में पानी भरा करता था। बिस्मा नामी का यह गांव मध्य प्रदेश की सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ है। इससे आगे मध्य प्रदेश का चमेल वैली का इलाका डाकुओं और बागियों की जन्नत कहलाता है। खतरनाक खाइयों, घाटियों और गुंजान जंगलों पर मुश्तमिल चमेल वैली का वो इलाका वाकई डाकुओं की जन्नत है। डाकू ग्रोह दर ग्रोह आज़ादी से इस इलाके में घूमते रहते हैं। यही जंगल, खाइयाँ और घाटियाँ इनका जीवन है। पुलिस, फौज या सरकार का कोई आदमी इन खतरनाक घाटियों और जंगलों में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। अलबत्ता जेल से भागे हुए खतरनाक मुजरिम, चोर, डाकू और कातिल इस तरफ का रुख करते हैं। ये अपने आप को बागी कहते हैं और इन्हें डाकुओं के किसी न किसी ग्रोह में पनाह मिल जाती है। इस चंबल वैली ने हिंदुस्तान की तारीख में बड़े बड़े नामी ग्रामी डाकू पैदा किए हैं। ये जंगल फूलन देवी का भी मस्कन है। इसके ग्रोह ने आसपास के इलाके में तबाही मचा रखी थी और भोपत डाकू का नाम तो हिंदुस्तान की तारीख कभी नहीं भुला सकेगी। भोपत का नाम इस वक्त सामने आया था जब हिंदुस्तान के बंटवारे की बातें हो रही थी। इसके ग्रोह में सिर्फ चंद ही आदमी थे, मगर इसने हिंद सरकार को हिलाकर रख दिया था। हुक्मरान और नेता इसके नाम से थर थर कांपते थे। वो इन दौलतमंदों पर बिजली बनकर गिरता जिन्होंने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भर रखी थी। भोपत ये दौलत लूट कर गरीबों में बांट देता। गरीब इससे बहुत खुश थे, वो इसे भगवान समान समझते थे, इसकी पूजा करते थे। भोपत ने कई बरसों तक हिंदुस्तान में दहशत फैलाई रखी और जब मुल्क का बंटवारा हुआ तो भोपत अपने साथियों समेत पाकिस्तान चला गया, जहां कुछ ही अरसे बाद वो मुसलमान हो गया और शराफत की जिंदगी गुजारते हुए गुमनामी की मौत मर गया। तुम अमृत ठाकरे की बात कर रहे थे, मैंने इसे याद दिलाया। हाँ, वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, बिस्मा नामी इस गांव में यूं तो बहुत सी हसीन लड़कियां थीं, मगर पद्मनी रानी के हुस्न और शबाब के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। मैंने इसे नहीं देखा मगर सुना है बहुत हसीन थी। अगर माशकी की बेटी ना होती, किसी अमीर घराने की होती तो वाकई रानी होती। गाँव का ठाकर तो वाकई इसे अपनी रानी बनाना चाहता था। वो उम्र में अगरचे पद्मनी से 30-40 साल बड़ा था, मगर पद्मनी जैसी नौखेज लड़की अपनी हवेली की जीनत बनाना चाहता था। एक मरतबा इसने पंखड़ पर दूसरी औरतों की मौजूदगी में पद्मनी का हाथ पकड़ लिया। पद्मनी ने ठाकर के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और यहीं से इस घर की बर्बादी का आगाज हो गया। ठाकर के कारिंदों ने पद्मनी के एक भाई को मार डाला, इसके बूढ़े बाप को गांव की गलियों में घसीटा, इसके घर को आग लगा दी। पद्मनी छुपती फिर रही थी, कभी एक घर में कभी दूसरे घर में। चंद रोज तक ये सिलसिला जारी रहा। फिर गांव के चंद सियानों के समझाने पर ठाकर का गुस्सा ठंडा हो गया, मगर ये भी इसकी चाल थी। इसने पद्मनी को माफ कर दिया, मगर इसके सीने में इंतकाम की आग ठंडी नहीं हुई थी। चंद रोज बाद हुक्म सिंह डाकुओं के ग्रोह ने गांव पर हमला कर दिया, कई घर जला दिए, कई लड़कियों और औरतों को गलियों में नंगा करके रुसवा कर दिया। पद्मनी के घर को भी आग लगा दी गई, इसके बाप को मार डाला गया और हुक्म सिंह डाकू पद्मनी को उठाकर ले गया। सुनने में आया था कि हुक्म सिंह ने ठाकर के कहने पर गांव पर हमला किया था। हुक्म सिंह का नाम इस गांव वालों के लिए नया नहीं था। वो अक्सर इस तरफ आता रहता और ठाकर की हवेली में कई कई रोज तक मेहमान बनकर रहता और ठाकर ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए पद्मनी को डाकुओं से उठवा दिया।
हुक्म सिंह पद्मनी को लेकर चमेल वैली चला गया और पद्मनी को रखेल बनाकर अपने पास रखा। इस दौरान गांव का ठाकर भी चंबल वैली की तरफ चक्कर लगाता रहता। 2 साल बाद सुनने में आया कि पद्मनी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। इसका नाम हुक्म सिंह ने अमृत ठाकरे रखा। ये कहना मुश्किल है कि अमृत ठाकरे किसका बेटा है, गांव के ठाकर का जो अक्सर चमेल वैली जाता रहता था, हुक्म सिंह का, या इसके ग्रोह में शामिल किसी और डाकू का। बहरहाल अमृत ठाकरे चमेल वैली में ही पल कर जवान हुआ। इससे 3 साल छोटी एक बहन भी थी। अमृत ठाकरे गंदे खून की पैदावार है। डाकुओं में पल बढ़कर वो डाकू ही बना। इसे रिश्तों के तकद्दुस का कोई एहसास नहीं था। वो मुकम्मल तौर पर एक वहशी था। इसे पता ही नहीं था कि माँ बहन के रिश्ते क्या होते हैं। औरत इसके लिए औरत ही थी। अमृत ठाकरे ने पहली मर्तबा जंगल में दूसरे ग्रोह की एक औरत के साथ रात गुजारी तो इसे पता चला कि जिंदगी क्या होती है। दरअसल इस औरत ही ने इसे अपनी तरफ माइल किया था। अमृत ठाकरे कई रोज तक इस औरत के साथ जवानी का ये खेल खेलता रहा और फिर इस औरत का ग्रोह वहां से किसी और तरफ कूच कर गया। अमृत ठाकरे इस वक्त 21-22 साल का था। इसके सीने में हवस की जो आग भड़का दी गई थी वो अलाव की तरह फैलती जा रही थी और फिर एक रोज इस आग को बुझाने के लिए इसने अपनी जवान बहन को दबोच लिया। अगर इसे रिश्ते की पवित्रता का पता होता तो वो ऐसी हरकत कभी न करता। वो तो औरत को औरत ही समझता था, जी बहलाने का एक खिलौना। लेकिन इस मर्तबा वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका। लड़की की चीखें सुनकर इसकी माँ भागी आई और बेटी को इसके चंगल से निजात दिलाई। हुक्म सिंह को इस बात का इल्म हुआ तो इसने अमृत ठाकरे को धन कर रख दिया। अमृत ठाकरे वहां से भाग निकला और छुपता छुपाता राजस्थान में आ गया। यहाँ वो तवील अरसे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। कभी किसी ठाकर की चाकरी कर लिया करता और कहीं चोरी चुकारी से काम चलाता। कई मर्तबा इसे अच्छी जगहों पर काम मिला, वैसी किसी जगह पर टिकता रहता तो आराम से जीवन गुजर जाता। मगर औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। इसे जहाँ भी मौका मिलता भूखे भेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ता। 2 साल पहले इसने माधोपुर की एक ठाकर की बेटी को अपनी हवस का निशाना बनाया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया। ठाकर के आदमी 1 साल तक इसका पीछा करते रहे मगर वो बचता रहा। 1 साल पहले वो अकालगढ़ पहुंच गया। जब वो ठाकर की हवेली से भागा तो बहुत सी दौलत भी उड़ा लाया था जिसे वो बहुत संभल कर खर्च कर रहा था। अकालगढ़ में आकर इसने इस जगह टिकने का फैसला कर लिया और अपने इर्द गिर्द 4 आदमी भी जमा कर लिए। दौलत और औरत इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो इसके लिए सभी कुछ करने को तैयार रहता है और अब वो यहाँ आ गया है। इसकी नजरें भी मेरी दौलत पर हैं और वो फिक्र मत करो, मैंने भैरू की बात काट दी। इसके हाथ हमारी दौलत तक नहीं पहुंच सकेंगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, भैरू ने कहा। वहाँ सिर्फ मैं और भैरू बैठे हुए थे। समुद्रा और रत्ना बहुत देर पहले उठकर चली गई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बजने वाले थे। भैरू के सामने विस्की की बोतल रखी हुई थी। वो गिलास में थोड़ी थोड़ी उंडेल कर पी रहा था। लगता था कि वो पूरी बोतल ख़त्म करके ही उठेगा। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं भी बैठ रहा। भैरू बहुत खुशगवार मूड में था। वो पहले तो अपनी ज़िंदगी के बाद यादगार वाक़यात बताता रहा। हर कहानी में कोई ना कोई औरत मौजूद थी और मेरे लिए ये इंकशाफ भी बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि इसे मंदिर की तरफ लाने वाली भी एक औरत थी। कल रात हिल्टन में नागराज से तुम्हारे कुछ डायलॉग हुए थे। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या ये दुरुस्त है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो? हाँ, ये दुरुस्त है और ये भी सच है कि मैं ज़ात का तेली हूँ, भैरू ने जवाब दिया। धर्म का ठेका तो ब्राह्मणों ने ले रखा है। वो दुनिया भर के पाप करें, इन्हें पवित्र ही समझा जाता है और हम निचली जाति के हिंदुओं को तो मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाता। जात पात की ये रीत सदियों से जारी है, लेकिन आज भी सूरत हाल वही है जो हज़ारों साल पहले थी। मगर तुम इतने बड़े मंदिर के पुरोहित कैसे बन गए? मैंने पूछा। ये भी एक दिलचस्प कहानी है, भैरू ने गिलास में शराब उंडेलते हुए कहा। मैं गंगा नगर का रहने वाला हूँ। मेरा बाप एक ब्राह्मण जिमीदार के खेतों पर काम करता था। हम चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती सर्दी में जमीन का सीना चीर कर अनाज पैदा करते और ब्राह्मण के कारिंदे एक एक दाना उठाकर ले जाते। एक रोज़ मुझे जिमीदार की हवेली में जाने का मौका मिला। इस वक्त मेरी उम्र 24-25 साल थी। बड़ा गबरू जवान था। मैं यूं तो पहले भी हवेली में जाता रहता था, लेकिन जिमीदार की बेटी को उस रोज़ मैंने पहली मर्तबा देखा। नीलमा कुमारी बचपन ही से शहर में अपने मामा के पास रहकर तालीम हासिल कर रही थी और इन दिनों गांव में आई हुई थी। मैंने इसे देखा तो बस देखता ही रह गया। ऐसी जवान और हसीन लड़की मैंने पहली मर्तबा देखी थी। मैंने नज़रें झुका ली। हम दोनों में बहुत फासला था, ज़ात पात का, दौलत और गुर्बत का। मैं ये फासला तय नहीं कर सकता था, लेकिन ये बाद में पता चला कि नीलमा के सीने में भी प्रेम की चिंगारी सुलग रही थी। इन्हीं दोनों नीलमा का भाई विजय भी आया हुआ था और इसे इत्तेफाक कह लो कि इसने मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया। मेरी बहन रेखा भी लाखों में एक थी और वो दोनों पहले चोरी छुपे मिलते रहे, फिर उन्होंने शादी कर ली। मगर विजय के माँ बाप ने मेरी बहन को बहू तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इसके साथ नौकरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता। विजय ने मोहब्बत के जोश में रेखा से शादी कर ली थी, लेकिन वो अपने घर में इसे इसका मुकाम न दिला सका। मैं अपनी बहन की हालत देखकर कुड़ता रहता और फिर मैंने तय कर लिया
कि विजय के माँ बाप को अपने कदमों पर झुका कर ही रहूँगा। नीलमा के माँ बाप को पता चला कि नीलमा के पेट में मेरा गुनाह पल रहा है तो वो आग बगोला हो गए। मेरा ख्याल था कि सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए वो नीलमा को मेरी झोली में डाल देंगे, लेकिन बाजी पलट गई। उन्होंने नीलमा को इलाज के लिए शहर भेज दिया और मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया। मेरी पिटाई करने वालों में मेरा जीजा विजय भी शामिल था। ये बरहमनों की फितरत है, अपने मतलब के लिए वो गधे को भी बाप बना लेते हैं। विजय मेरी बहन से शादी करना चाहता था तो इसने मेरे चरणों में सर रख दिया था। इस वक्त नहीं सोचा था कि हम नीच जाति के हैं, और जब इनकी अपनी बेटी इस डगर पर चली तो वो लोग मरने मारने पर तैयार हो गए। वो मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए, मगर मैं बच गया। साथ वाले मंदिर का पुजारी इत्तेफाक से खेतों में से गुजर रहा था। वो मुझे उठाकर अपने मंदिर में ले गया। वो हरिजनों का मंदिर पुजारी था। जब उसको पता चला कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है तो इसने मुझे मंदिर के तहखाने में छुपा दिया और वैद्य से मेरा इलाज कराता रहा। चंद रोज़ बाद पता चला कि उन्होंने मेरी बहन रेखा को जलाकर मार डाला था। गांव के किसी आदमी ने शहर की पुलिस को इतला कर दी। पुलिस आई और दावतें उड़ाकर चली गई। पुलिस ने भी इस बात को मान लिया था कि रसोई में काम करते हुए रेखा की साड़ी में आग लग गई थी। इसे बचाने की कोशिश की गई मगर कामयाब न हो सकी। मेरे सीने में इंतकाम का लावा खोलता रहा। माँ बाप बेटी का दुख देख देख कर पहले ही मर चुके थे। बहन भी मुझसे छिन गई। मैं कई रोज़ तक हरिजनों के इस मंदिर में छुपा रहा। तकरीबन 2 महीनों बाद तंदुरुस्त होकर बाहर निकला तो मेरा हुलिया भी बदल चुका था। बड़े बड़े बाल, बेतरतीब दाढ़ी मूंछे और रुखसार पर यह जख्म का निशान। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अब मुझे भैरू सिंह की हैसियत से कोई नहीं पहचान सकेगा। दरअसल इस हरिजन मंदिर का पुजारी भी बरहमनों से चोट खाए बैठा था। वो मेरे इलाज के दौरान मुझे इंतकाम के लिए उकसाता रहा। तहखाने से निकलने के बाद भी कई रोज़ तक इस मंदिर में रहा। इस दौरान अपने गांव के कुछ लोगों को भी वहां देखा था। वो लोग भी मुझे नहीं पहचान सके और फिर मैं साधु बनकर अपने गांव में आ गया। मैंने अपने गांव के मंदिर में डेरा जमा लिया। किसी को मुझ पर शुबा नहीं हुआ, कोई मुझे पहचान नहीं सका। मैंने मंदिर के पुजारी की सेवा करके चंद ही रोज़ में इसे अपनी मुट्ठी में ले लिया। 6 महीने गुजर गए। मैंने मंदिर में पूरे तौर पर कदम जमा लिए। इस दौरान जिम्मेदार भी कई मरतबा मंदिर आया था और हर मरतबा इसने झुककर मेरे चरण छुए थे। और फिर एक रोज़ नीलमा भी शहर से वापस आ गई। वह हर दूसरे तीसरे दिन मंदिर आती थी। एक रोज़ मौका पाकर मैंने इसे बता दिया कि मैं कौन हूँ। वह बहुत खुश हुई। इसके दिल में मेरे लिए अब भी मोहब्बत थी और मेरे सीने में तो नफरत और इंतकाम का लावा खोल रहा था। इसे पता चल चुका था कि इसके घर वालों ने मेरे साथ और रेखा के साथ क्या सलूक किया था। इन्हीं दिनों गांव में मेला लगने वाला था और फिर मेले के दूसरे ही दिन मैं नीलमा को लेकर गांव से भाग निकला। हम पहले जयपुर और वहां से जोधपुर आ गए, जहां मेरी मुलाकात नागराज से हुई। नागराज अनोपगढ़ का रहने वाला था। मैं पहले भी इसे जानता था। वो गांव के मोची का बेटा था। वो 9 उम्री में ही गलत रास्तों पर चल निकला था। एक मरतबा इसने गांव के एक किसान की बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की मगर पकड़ा गया। पंचायत ने इसे गांव से निकाल दिया और हुक्म दिया कि आइंदा वो इस तरफ का रुख न करे। इतना अरसा वो कहाँ रहा मुझे इसका कुछ इल्म नहीं था, लेकिन जोधपुर में इसे एक मंदिर के पुजारी के बहरूप में देखकर मुझे हैरत हुई। मुझे इससे गर्ज नहीं थी कि वो क्या कर रहा था। इसने हमें पनाह दे दी। मेरे लिए यही काफ़ी था। वो मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसकी पिछली तरफ 2 कमरों के मकान में इसी की रहाइश थी। एक कमरा इसने हमें दे दिया। दूसरे ही रोज़ ये इंकशाफ हुआ कि नागराज ने इस मंदिर को न सिर्फ कमाई बल्कि अय्याशी का अड्डा भी बना रखा है। वो मंदिर में आने वाली खूबसूरत औरतों को बहला फुसलाकर पिछले दरवाजे वाले मकान में ले जाता और यहाँ इनके साथ बलात्कार करता और इन्हें धमकी देता कि जुबान खोली तो जान से मार डालेगा। मैंने ये भी महसूस कर लिया कि नागराज नीलमा को बड़ी सुलगती हुई नज़रों से देखा करता था और फिर एक हफ्ते बाद ही वो नीलमा पर पल पड़ा। मैं इस वक्त मंदिर में था। नागराज को मंदिर से गायब होते देखकर मुझे इस पर शुबा हो गया। थोड़ी देर बाद मैं भी मंदिर के पिछले दरवाजे से मकान वाले हिस्से में आ गया। मेरी तवक्का के आन मुताबिक वो नीलमा को काबू में करने की कोशिश कर रहा था और नीलमा अपने आप को छुड़ाने के लिए मचल रही थी। मैंने कोई मुदाखलत नहीं की। दरवाजे की आड़ में खड़ा नीलमा की बेबसी का तमाशा देखता रहा। वो मेरी पत्नी नहीं थी, ना ही मुझे इससे कोई लगाव था। मैं तो इससे इंतकाम लेना चाहता था, इसलिए खामोशी से देखता रहा। मैं कमरे में इस वक्त दाखिल हुआ जब नागराज बाहर निकल रहा था। नीलमा बिस्तर पर बरहना पड़ी सिसकियां भर रही थी। वो मुझसे लिपट कर ऊंची आवाज़ में रोने लगी। मैंने इसे दिलासा दिया कि नागराज को इस ज्यादती की सज़ा दूंगा। वो मुझे वहाँ से चलने को कह रही थी। मैं इसे समझाने की कोशिश करता रहा कि इन हालात में हम कहाँ जा सकते हैं। 3 महीने गुजर गए। मैं तो इसके साथ जो करता वो करता ही था। नागराज भी मौका पाकर ऐश कर लेता। नीलमा एक बार फिर माँ बनने वाली थी और ये कहना दुश्वार था कि इसके पेट में पलने वाला गुनाह किसका था, मेरा या नागराज का। मैंने नीलमा से वादा किया था कि घर से भागने के फौरन ही बाद हम शादी कर लेंगे। 3 महीने गुजर गए थे और अब अपनी हालत देखकर वो मुझे बार बार शादी के लिए कहने लगी। मैं इसे डालता रहा और जब इसने ज़्यादा दबाव डाला तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि इससे शादी नहीं कर सकता। इसके पेट में पलने वाला बच्चा मेरा नहीं नागराज का है।
इसके दूसरे ही रोज़ नीलमा कुमारी ने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। मुझे इसकी मौत का कोई अफसोस नहीं हुआ। नागराज ने अपने दूसरे पुजारियों की मदद से नीलमा की लाश को ठिकाने लगा दिया। चंद रोज़ बाद मैं भी वहाँ से निकल खड़ा हुआ। नागराज के मंदिर की कमाई से मेरे पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। पहले मैंने सोचा कि किसी और शहर जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लूँ और इस रकम से कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दूँ, लेकिन यह ख्याल ज़हन से निकाल दिया। मंदिर की ज़िंदगी का मज़ा ही कुछ और था। बड़े बड़े लोग आकर चरण छूते थे, दौलत, हसीनो, जवान औरतें, ये सब कुछ और कहाँ मिल सकता था। ऐश ही ऐश थे इस ज़िंदगी में। मैं शहर शहर करिया करिया फिरता, मंदिरों की यात्रा करता रहा। इस दौरान मैंने ज़िंदगी के नशीबो फराज का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया था और फिर तकरीबन 10 साल पहले मैं माउंट आबू आ गया। यहाँ चाल चौर मंदिर में मुझे जगह मिल गई और बहुत जल्द पुरोहित का मुतबईद बन गया। पुरोहित बीमार हुआ तो मैंने इसकी बड़ी सेवा की। मैं मंदिरों में होने वाली साजिशों से वाकिफ था। या मेरे खिलाफ भी कुछ साजिशें होने लगी। मैंने चंद खास पुजारियों को अपना मोतकिद बना लिया। इनके ज़रिए मैंने अपनी मुखालिफिन को ख़त्म करवा दिया और फिर मंदिर के अंदर किसी को मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं हुई। तकरीबन 1 साल बाद नागराज भी माउंट आबू पहुँच गया। इसने आदिनाथ मंदिर को अपना ठिकाना बनाया, अपने कदम जमाया और पुरोहित को कत्ल करके खुद आदिनाथ मंदिर का पुरोहित बन गया। इसके साथ ही इसने शोबदेबाजियाँ शुरू कर दी। नागराज फैलता चला गया। वो बड़ी ताकत हासिल कर चुका था। इसके नाम की दहशत फैल गई। इसने ताकत ही के बलबूते पर मेरे मंदिर पर भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मैं भी कुछ बड़े बड़े बाअसर लोगों से ताल्लुकात बना चुका था। इनकी मुदाखलत से मामला टल गया, मगर नागराज बड़ा कमीना परवर आदमी था। वो अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिशें करता रहा। इन साजिशों के चक्कर में दोनों तरफ के कई आदमी मारे गए। इस तरह हमारी दुश्मनी बढ़ती गई। पिछले चंद महीनों से जो कुछ हो रहा है वो तुम देख रहे हो। नागराज हर कीमत पर अजाल शुआर मंदिर पर कब्जा करना चाहता था। अपने इस मकसद में वो तो कामयाब नहीं हो सका। अलबत्ता इसने मंदिर ही को आग लगा दी। तुम न होते तो सूरत हाल कुछ और होती। तुम्हारी वजह से इसके सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। मुझे मालूम था कि ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब मुझे वो मंदिर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस बंगले की तामीर के फ़ौरन ही बाद मैंने मंदिर की सोने चांदी की मूर्तियाँ, जेवरात और दूसरी चीज़ें यहाँ मुंतकिल करना शुरू कर दी थी। ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, लेकिन लगता है मैं इससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकूँगा। पूरी ज़िंदगी इस बंगले में कैदी बनकर ही गुजर जाएगी। मायूस क्यों हो? मैंने इसके खामोश होने पर कहा। इस बंगले में तुम ऐश तो कर रहे हो। नागराज का टुंटा ख़त्म हो जाए तो बाहर भी आज़ादी से ऐश करोगे। मुझे तो अब अमृत ठाकरे की भी फिक्र हो गई है। ये भी हरामी आदमी है और नागराज से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। भैरू ने कहा। ठाकरे की तुम फिक्र ही मत करो, मैंने कहा। इसका बंदोबस्त तो 1-2 रोज़ में ही हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। भैरू ने गहरा सांस लेते हुए कहा। ऐसा ही होगा, मैंने कहते हुए एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। 4 बजने वाले थे। मेरा ख्याल है तुम ये बोतल ख़त्म करके ही उठोगे। मैं जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। भैरू ने सर हिला दिया। मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजे ही में ठटक कर रह गया। कमरे की बत्ती जल रही थी और बेड पर समुद्रा और रत्ना सो रही थी। मैं दूसरे कमरे में आ गया और बिस्तर पर गिरते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। दोपहर 12 बजे समुद्रा ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। वो तुम्हारे चेले का फ़ोन आया है, क्या नाम है इसका? शक्ति। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया। रात को मैंने ही शक्ति से कहा था कि वो आज दोपहर 12 बजे के करीब मुझे फ़ोन करे। मैं कमरे से निकल कर हॉल कमरे में आ गया जहाँ टेलीफोन रखा हुआ था। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगाते हुए कहा। हेलो गुरु। शक्ति की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। हाँ, तुम ऐसा करो, मुझे 3 बजे के करीब बस स्टैंड पर बम्बई कालिया रेस्टोरेंट में मिलो, हम इत्मीनान से बात करेंगे। मैंने कहा। मैं इस वक्त वाकई नींद में था और कोई बात ठीक तरह से मेरे बस में नहीं आ रही थी। ठीक है गुरु, वैसे हमने इस जगह का पता चला लिया है जहाँ गुज़श्ता रात वशिंबर सिंह तुम्हें ले जाना चाहता था। क्या मैं चाहूँगा? तुम्हें क्या मालूम कि वो मुझे कहाँ ले जाना चाहता था? हम भी इस गंदे तालाब में हाथ पैर मार रहे हैं गुरु। शक्ति की आवाज़ सुनाई दी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो तुम्हें गन पॉइंट पर इस तरफ ले गया होगा, लेकिन रास्ते में तुम्हें इस पर हावी होने का मौका मिल गया और वो फरार की कोशिश में तुम्हारे हाथों मारा गया। यहाँ तक तो तुम्हारा तजिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आगे बताओ, मैंने कहा। वो तुम्हें हनुमान मंदिर ले जाना चाहता था, शक्ति ने जवाब दिया, जहाँ अमृत ठाकरे मेरा इंतजार कर रहा था। मैं इसके मजीद कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा। गुरु, शक्ति मेरी बात सुनकर गालबन उछल पड़ा। ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं, वो कॉल तुम्हारे, मैं भी इसी तालाब में हूँ। मैंने कहा। अच्छा ठीक है, 3 बजे बम्बई कालिया रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी। मैंने रिसीवर रख दिया और वहीं एक सोफे पर बैठ गया। कुछ ही देर बाद समुद्रा मेरे लिए चाय ले आई। तुम्हारा गुरु अभी तक सो रहा है क्या? मैंने कप लेते हुए पूछा।
हाँ, वो तो सुबह दिन चढ़ने के बाद सोया है और शाम से पहले इसके उठने की तवक्का नहीं और रत्ना भी अभी तक सो रही है। सुमित्रा कहते हुए मेरे करीब ही सोफे पर बैठ गई। वो इस तरह मेरी तरफ झुकी थी कि मेरे हाथ में फ्रिज में रखा हुआ कप हिलने लगा। मैंने कप जल्दी से मेज पर रख दिया और सुमित्रा को कांधों से पकड़कर पीछे हटा दिया। मैं मंदिर वाले बंगले में तकरीबन 2.5 महीने रहा था। इन दिनों राधा भी मेरे साथ थी। सुमित्रा को हमारी सेवा के लिए इस बंगले में छोड़ दिया गया था। इसकी उम्र 19-20 साल से ज़्यादा नहीं थी। बेहद हसीन और भरपूर शबाब था, मगर राधा की वजह से मैं इसके हुस्न से सैराब नहीं हो सका था। और अब जो वो मेरे ऊपर झुकी तो मुझे अपने बदन पर चींटियाँ सिरंगती हुई महसूस होने लगीं। लेकिन ये कोई मौका था न जगह, रत्ना किसी भी वक्त आ जाती। इसलिए मैंने सुमित्रा को कांधों से पकड़कर सीधा बिठा दिया था। वो शायद मेरा मतलब समझ गई थी, उठकर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।